परीक्षा सेंटअप हो या फाइनल परीक्षा, प्रीवियस ईयर का आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण रखता है, ये वीडियो आप लोग जब देख करके चले जाइएगा एग्जामिनेशन देने के लिए, तो आपको यहां से 50% क्वेश्चन सीधे जो है आपके पेपर में देखने को मिलेगा। आपको 100% गारंटी के साथ मैं बता सकता हूं, क्योंकि आप कहीं पर भी देख लीजिए, दुनिया का कोई भी एग्जाम प्रीवियस ईयर से लगभग जो है 50 से ज्यादा क्वेश्चन जो है टकरता है। तो दोस्तों आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूं, चाहे फाइनल परीक्षा देने वाले हैं या फिर सेंटअप परीक्षा जो आपका जो होने वाला है उसको देने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग देख करके चले जाइएगा, यहां से आपको 50% से ज्यादा जो है, चाहे सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, सारे क्वेश्चन यहीं से टकरेंगे। ये मैं आप लोगों को गारंटी के साथ 100% बता सकता हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे इसका अनुभव है। जब आप देख करके चले जाइएगा, जब आपके पेपर में आ जाएगा तो आप मुझे बताइएगा कि सर यहीं से क्वेश्चन टकर गया था। 100% मैं आप सब लोगों को दावा के साथ बोल रहा हूं दोस्तों। तो इसीलिए आज की इस वीडियो को आप लोग कंप्लीटली देख के जाइएगा, एक क्वेश्चन को भी स्किप मत कीजिएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बिल्कुल आप लोगों को सेम टू सेम हूबहू इसी तरीके का पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और हिस्ट्री पेपर में आपको 100 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, जिसमें 50 का आंसर देना पड़ेगा, बाकी 30 आपके सब्जेक्टिव्स रहेंगे। उसके अलावा जो 5 नंबर के, ये आपका 8 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 138 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जिसमें आप लोग को 100 मार्क्स का रहेगा। और 3 घंटा आपको 3 घंटा 30 मिनट यानी कि 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा दोस्तों। तो सेम टू सेम आपको इसी तरीके का पेपर देखने को मिलेगा, इसमें आपको थोड़ा सा भी दोहराई नहीं करनी है। सेम टू सेम जो है आपका, चाहे सेंटअप हो या फिर फाइनल परीक्षा हो, इसी तरीके से आएगा। तो क्यों ना हम इसको देख करके एक बार चले जाते हैं, क्यों ना हम इसको एक बार पढ़ के चले जाते हैं, इसका जो है कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करके चले आते हैं। आपको मैं गारंटी से बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन के अंदर आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चन मैं निकाल करके दे दूंगा, जिसमें आपकी 100% से भी ज्यादा यहां पर मैं तैयारी करा दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहां पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अगर आप सब लोग इसका आंसर पता है तो आप लोग फटाफट से जवाब दीजिए। उससे पहले मैं अगर आप लोग को बताना चाहूंगा कि अगर पहली बार है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, एंड अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इनका फायदा मिल जाएगा दोस्तों, 100% गारंटी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 में हुई थी, यानी ढाका, यानी कि ढाका बांग्लादेश के अंदर हुई थी। जिसका जो है दोस्तों, अगर संस्थापक की अगर बात करेंगे तो वो कौन थे, यानी मोहम्मद अली जिन्ना जो है हुआ करते थे, ठीक है दोस्तों। चलिए उसके अलावा बात करते हैं, इसका जो अध्यक्ष, इसका जो मिशन था दोस्तों, यानी कि मुसलमानों के हित में होना और द्विराष्ट्र का प्रतिपादन करना था दोस्तों, यानी 2 राष्ट्र, ठीक है। पाकिस्तान जो इसीलिए जो अलग हुआ दोस्तों, है ना। चलिए इसका जो है नियत था। अब यहां पर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है दोस्तों। अगर बात करते हैं स्वतंत्र भारत की यहां पर बात करी जा रही तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। अगर वहीं पर बात करी जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो दोस्तों यानी कि हमारा देश 1947 के बाद, ये कौन, 1947 से 48 के अंदर लॉर्ड माउंटबेटन था। उससे पहले की अगर बात करेंगे सिराज गोपालाचारी था, ठीक है। जैसे कि 46 में उन्हें सिराज गोपालाचारी था। सिराज गोपालाचारी अंतिम और जो है ये पहला जो है ये क्या था कि आजादी से पहले का ये गवर्नर था, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ये आपके पेपर में कई बार कंफ्यूजन कर देता है, इसीलिए ध्यान जरूर रखिएगा। उसके अलावा बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष की बात करेंगे डॉक्टर एनी बेसेंट। और डॉक्टर एनी बेसेंट कहां के रहने वाले थे दोस्तों, डॉक्टर एनी बेसेंट की अगर बात करते हैं ये कहां के रहने वाले थे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है जी। बिल्कुल हमारा सही जवाब की अगर बात करेंगे, 3rd नंबर ऑप्शन का अगर बात करते हैं दोस्तों जी, वेरी गुड। तो इसका सही जवाब की बात करेंगे, ये आयरलैंड की रहने वाली थी, लेकिन हमारे देश के लोगों के लिए काफी जो है भावना बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो इसका सही जवाब की बात करेंगे तो यहां पर ए नंबर हो जाएगा। बाकी सरोजनी नायडू तो ये अलग है, आसिफ अली या विजय लक्ष्मी पंडित अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके अलावा बात करते हैं, ये 1916 में बनी थी दोस्तों, 1917 में, और अखिल भारतीय की स्थापना वही डॉक्टर एनी बेसेंट ने ही करी थी। उसके अलावा बात करते हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। तो जय हिंद का नारा जो किसने दिया दोस्तों, भगत सिंह ने दिया। चंद्रशेखर, यहां पर फटाफट से आप सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही जवाब की अगर बात करेंगे क्या है, डी नंबर, यानी सुभाष चंद्र बोस ने। इससे पहले की अगर बात करेंगे दोस्तों, इससे पहले की अगर बात करेंगे, सबसे पहले जो है ना एक नाम था, यानी आबिद हसन। आबिद हसन ने जय हिंद का नाम दिया था, लेकिन उन्होंने नारा नहीं लगा था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने जो है जय हिंद का नारा सब उन्होंने
पूरा खुल करके करना शुरू कर दिया। इसलिए हमारा सही जवाब की बात करेंगे डी नंबर हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं और दोस्तों हमारा देश जब आजाद हो गया 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने भी जय हिंद का नारा जो है दिया गया था, ठीक है, जब झंडा फहरा रहा था। तो उसके बाद अगला यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध की अगर बात करेंगे तो यहां पर हमारा सही जवाब की अगर बात करते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सब लोग को जवाब देना है। तो 1939 में 1 सितंबर 1939 में हुआ था। देखिए पोलैंड ने एक क्या थी देश है, उसके अलावा जो है पोलैंड यानी जर्मनी क्या था, जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था, ठीक है। तो हमला कर दिया था तो उसी के आक्रोश में क्या कर दिया कि ब्रिटिश सरकार जो है जर्मनी और फ्रांस के खिलाफ जो है 1 सितंबर 1939 को क्या कर दिया, प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कर दिया। और प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से लेकर के 1918 के बीच। और ये अगर बात करते हैं दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था 1945 में ये खत्म हुआ था दोस्तों, ठीक है, 1945 में। तो ये हम लोगों को कहीं ना कहीं द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था हम लोगों को खासकर भारतवासियों को फायदा हुआ था, क्योंकि इसी के मौके से जो है हमारा देश जो है दोस्तों आजादी के यानी जश्न मनाने के लिए आजादी जो है हुआ था, ठीक है। और अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप सब लोगों को देखना। क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया था। तो स्वतंत्र जो पाकिस्तान जो स्वतंत्र रूप में आया था कब आया था, तो इसका सही जवाब की अगर बात करेंगे 14 अगस्त 1947। एक तरफ हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजादी का जश्न मना रहा था, लेकिन वहीं पर द्विराष्ट्र होने के कारण भारत जो है पाकिस्तान जो भारत से अलग होने के गम में भी जो है सारे लोग दुखी मना रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही जवाब की अगर बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यानी 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र जो है हुआ था पाकिस्तान, है ना। और ये जो द्विराष्ट्र का प्रतिपादन जो किया था किसने, मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना की बात करेंगे तो ये पाकिस्तान की जो है प्रथम क्या थे, प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। उसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, उसके अलावा बात करते हैं कि चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम दिया था। और लियाकत अली प्रथम जो है प्रधानमंत्री बने थे यानी पाकिस्तान के, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे हमारा अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, फटाफट से आप सब लोग जवाब देने की कोशिश भी करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारूप समिति के संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने, यहां पर फटाफट से आप सब लोग को जवाब देना है दोस्तों। भीमराव अंबेडकर। यहां पर देखिए फटाफट से ऑप्शन को भी देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब की अगर बात करते हैं तो भीमराव अंबेडकर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। यानी प्रारूप का मतलब क्या होता है कि उसका मसौदा तैयार करना, स्ट्रक्चर तैयार करना कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें उसमें छपी जानी चाहिए, क्या क्या चीज उसमें लिखा जाएगा, वो पूरी तरीके से किसने जो है लिखा था दोस्तों, किसने बनाया था, प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो बना था भीमराव अंबेडकर। ये ठेका ले लिया था, जिम्मेदारी ले लिया था। और बाकी अस्थाई, आपको यह भी पूछा जाता है कि अस्थाई जो है संविधान के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर यानी सच्चिदानंद सिन्हा, यानी ये बुढ़ारी का यानी बूढ़ा था, बूढ़ा आदमी था। इनको जो बना दिया गया कि चलो आजादी से पहले 1946 के अंदर इनको बना दिया गया था, लेकिन जब आजाद हो गया, आजाद होने के बाद हमारा देश का पूरी तरीके से जब प्रस्तावना पास हो गया तो फिर जो है भीमराव अंबेडकर अपने आप में जो है उन कार्यभार को ले लिया। उसके अलावा बात करते हैं 8 नंबर हमारे पास क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ। तो भारत जो कब स्वतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 में, गणतंत्र स्वतंत्र की अगर बात करेंगे तो 15 अगस्त 1947 में हुआ था, ठीक है, 15 अगस्त 1947 में हुआ था क्या स्वतंत्र। और बात करते हैं गणतंत्र की बात करेंगे 26 जनवरी 1950 को। देखिए दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान को पूरी तरीके से पूरे देश में लागू कर दिया गया था। इसीलिए हर साल हम लोग क्या मनाते हैं, यानी 26 जनवरी के रूप में हर साल जो है हम लोग झंडा फहराते हैं, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का वक्त लेकर के, समय लेकर के जो है हमारा संविधान 1949 में ही बन चुका था, लेकिन इतना बड़ा संविधान था, इनमें जो है कुछ खर्च थे और सभी लोगों का जो है सहमति था। तो ये सारे चीजों को करते करते 1 साल लग गया और 1 साल के बाद जो हमारा देश में पूरी तरीके से संविधान को लागू कर दिया गया। उसके अलावा यहां पर देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री की अगर बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको जो है ना भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना गया, भारत के लौह पुरुष के भी नाम से जाना गया दोस्तों। और ये कहां के रहने वाले थे, ये गुजरात के रहने वाले थे। और इनकी जो है बड़ी मूर्ति अभी बनी हुई है कहां पर, गुजरात के अंदर, ठीक है दोस्तों, इनकी बड़ी मूर्ति। और कहा जाता है कि इन्होंने कम से कम जो है बहुत सारे
567 या 568 जो है छोटे छोटे रियासतों को मिला करके पूरे भारत का निर्माण करा था। इसीलिए इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना गया था, यानी कि अखंडित भारत को भारत को टुकड़ा होने इन्होंने नहीं दिया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करते हैं तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति, और सिराज गोपालाचारी की बात करते हैं तो ये क्या थे, लेनी गवर्नर जनरल हुआ करते थे, यानी कि हमारा जब देश गुलाम था तो उस टाइम की गवर्नर जनरल थे। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में आप लोगों को पता होगा कि इन्होंने जो है सबसे ज्यादा जो अध्यक्षता जो करी थी, किसकी अध्यक्षता, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। ठीक है, सबसे ज्यादा 1947 तक इन्होंने, जब देश आजाद से पहले यही अध्यक्ष रहा करते थे। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, यहां पर हमारा क्या बोला जा रहा है, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो मैं अभी आप लोगों को बताया था लियाकत अली। ठीक है, लियाकत अली और चौधरी रहमत अली जो था, यानी कैम्ब्रिज स्कूल में वो यूनिवर्सिटी में पढ़ करके पाकिस्तान का जो शब्द निकाला था। ठीक है, और बात करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना द्विराष्ट्र का प्रतिपादक इसको माना गया था, यानी कि भारत और पाकिस्तान को जो है इनका बंटवारा का इनका मुख्य जो है यानी मुख्य था ये। ठीक है दोस्तों, और यही जो है सबसे पहला गवर्नर बना था, है ना। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास क्या बोल रहा है, फटाफट से आप सब लोग को देखते चलना है। देखिए, महावीर स्वामी का जन्म की अगर बात करी जाए तो महावीर स्वामी का जन्म की अगर बात करी जाए तो 540 ईस्वी में एक कहां पर हुआ था, तो कुंडलग्राम। और कुंडलग्राम आपको कहां पर देखने को मिलती है, तो कुंडलग्राम यानी कि वैशाली में देखने को मिलती है। और इसकी अगर बात करेंगे, वो 24वें तीर्थंकर थे। क्या थे दोस्तों, 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। सबसे ज्यादा जो है फेमस की अगर बात करेंगे, सबसे ज्यादा जो मानने वाला जैन धर्म को मानते जो है सबसे ज्यादा इन्हीं को माना। सबसे पहले की अगर बात करेंगे वो ऋषभ देव थे। ठीक है दोस्तों, और 23वें और 24वें पूछे जाते हैं, तो ऋषभ देव पार्श्वनाथ जो है यानी कितने थे, 23वें थे। अब बात करते हैं दोस्तों अगला सवाल। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे अगला सवाल 12 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है। तो दिगंबर और श्वेतांबर की अगर बात करते हैं तो ये भी जो है जैन धर्म से। देखिए, दिगंबर की अगर बात करते हैं तो दिगंबर लोग ने नंगे रहा करते हैं। ठीक है, नंगे रहा करते हैं। और बात करते हैं श्वेतांबर लोग, श्वेतांबर जो है ना दोस्तों, श्वेत कपड़ा, सफेद कपड़ा पहन करके रहते हैं। तो ये किस धर्म से संबंधित है, तो ये हमारा यानी ये हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। उसके अलावा बात करते हैं अगला सवाल की तरफ, है ना। अगला सवाल को देखेंगे दोस्तों, ये सारी चीजों को आप लोग को देखते चलना है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, यानी महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था, उनका नाम था, क्या नाम था, सिद्धार्थ नाम था। क्या नाम था, सिद्धार्थ नाम था। ठीक है, चलिए अब यहां पर बात करते हैं, अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर की बात करना है आप लोगों को 13 नंबर का। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अब यहां पर देखिए, विदिशा, सागर, उसके अलावा भोपाल या फिर रायसेन। तो सांची में सबसे बड़ा जो है क्या है दोस्तों, स्तूप है। ठीक है, क्या है, बौद्ध धर्म का स्तूप है। ठीक है, सांची यानी कि मध्य प्रदेश में। और बात करते हैं दोस्तों, ये रायसेन के अंदर स्थित है। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं अगला सवाल, एकदम आप लोगों को कंप्लीट तरीके से देख लेना है, इसका जो है एक एक करके आप लोगों को समझ लेना है। देखिए दोस्तों, समझ लीजिएगा तो आपके पेपर में यही आएगा। ठीक है, चाहे आप जो एग्जाम देने के लिए, जो भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, बस आप लोग को ध्यान से देख लेना है। और प्लीज यार, आप लोग जल्दी जल्दी शेयर भी कर दीजिए, और जितने भी न्यू चैनल में आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी कंप्लीट तैयारी के लिए, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, उसके अलावा और भी सारे सब्जेक्ट्स के। उसके अलावा बात करते हैं 14 नंबर, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने करी। देखिए, धम्म की अगर बात करेंगे ना, ये क्या हुआ करता था दोस्तों, नीति हुआ करता था, जिसने अशोक ने शुरू करा था। ठीक है, अशोक की अगर बात करेंगे तो यहां पर अशोक, यहां पर सी नंबर हो जाएगा। और कलिंग युद्ध के बाद जो है ना, अशोक ने कम से कम 13,000 जो है लोगों को घायल कर दिया गया था उसके कलिंग में। ठीक है, जो कि कहां पर, कलिंग कहां पर है, उड़ीसा में है। और उड़ीसा में जाकर के जब वो घटनास्थल में गया, जाने के बाद देखा कि अरे इतना सारा लोग मर गया, तो उनकी जो हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन होने के बाद उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। उपगुप्त के कहने पर, क्योंकि उपगुप्त क्या थे, एक सन्यासी थे। ठीक है, यानी घर को वो छोड़ दिए थे, उन्हीं के प्रभाव में आकर के इन्होंने यानी बौद्ध धर्म को अपना लिया। और फिर उन्होंने क्या करा, धम्म की नीति को शुरुआत कर दिया। इसमें कुछ नियम थे, 2-4 नियम, उनको मैं आप लोग को बता दिया हूं। ठीक है, वो नियम थे, उनको पालन करना पड़ता था बाकी। और चंद्रगुप्त मौर्य इसके दादा का नाम है। बाकी चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी इसको हम लोग बिंदुसार बोल सकते हैं, इनके यानी कि बिंदुसार थे, यानी कि अशोक के पिता। ठीक है दोस्तों, चलिए और बात करते हैं अगला सवाल। और ये मौर्य वंश के शासक थे, कौन, यानी अशोक। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला, अकबर किसकी, यानी अकबरनामा किसकी कृति है। तो अकबरनामा किसकी कृति है, तो ये अबुल फजल का कृति है, अबुल फजल का लेखक है। ठीक है दोस्तों, अबुल फजल ने जो है अकबरनामा की रचना करी थी। ठीक है, और अकबरनामा में किस, यानी अकबर से लेकर के, ठीक है, यानी अकबर से लेकर के, सॉरी, आदम से लेकर के, यानी
मुस्लिम में माना जाता है आदम। आदम जो है दुनिया का पहला जो है यानी इंसान के रूप में आया था, इंसान के रूप में आया था। आदम से लेकर के अकबर तक का काल मिलता है किसमें, अकबरनामा के अंदर। और अमीर खुसरो की अगर बात करेंगे, अमीर खुसरो की बात करेंगे तो अकबर की जो है इसके दरबार में रहते थे। और ये क्या थे, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो दोस्तों संगीतकार हुआ करते थे। अलबरूनी, अलबरूनी जो है कजाकिस्तान के रहने वाले थे और ये हमारे भारत में आए थे। हमारे भारत को रिसर्च करके इन्होंने अपने यात्रा वृतांत एक बुक लिखा जिसका नाम किताबुल हिंद रखा दोस्तों। उसी के अंदर पूरी तरीके से बताया और इसका किताबुल रहला नाम है, किताबुल रहला नाम है इब्न बतूता का। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ देखेंगे, एक एक चीजों को समझ लीजिए। आपको मैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ बता दूंगा। देखिए यही प्रश्न पत्र आपके पेपर में रहेगा दोस्तों, यही प्रश्न पत्र रहेगा। इसमें से कम 50% आपकी तैयारी हो जाएगी इस पेपर के अंदर। अब यहां पर देखिए, शेरशाह ने चौसा का युद्ध किसे पराजित किया था? तो शेरशाह ने चौसा का युद्ध की अगर बात करेंगे, चौसा जो कि कहां पर है दोस्तों, बक्सर के जिला में, नहीं बक्सर जिला में, ठीक है, नहीं बिहार के बक्सर जिला में, ये बक्सर जिला में स्थित है चौसा। ठीक है तो चौसा में ना हुमायूं को हराया था। किसने? हुमायूं को हराया था। किसने? शेरशाह ने। ठीक है दोस्तों, और शेरशाह की अगर बात करेंगे तो ये अफगानिस्तान से आया हुआ था शेरशाह। ठीक है, और बाकी अकबर को पता है, अकबर यानी हुमायूं का बेटा और बाबर हुमायूं का बाप। ठीक है, तो ये और जहांगीर अकबर का बेटा। ठीक है, ये सब चीज ध्यान में रखना दोस्तों। और सबसे बढ़िया बात करते हैं, ये एक पेयर बन जाता है, ये एक पेयर बन जाता है कि यहां पर से यहां आएगा, फिर यहां से फिर यहां आएगा, फिर यहां से यहां आएगा। ठीक है, इसका बेटा है। और ये 1226 में 1226 के अंदर, हाँ 26 से मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं इसका डेट, में पूरा अभी मैं लास्ट तक बता दूंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला सवाल। जीतल किस धातु का होता था? देखिए जीतल की बात करी जा रही है, जीतल किस धातु का होता था? सोना का होता था, चांदी का होता था, तांबा का होता था, या फिर पीतल का होता था? तो जीतल की अगर बात करेंगे, जीतल एक क्या था? रुपया था दोस्तों। क्या था? मुद्रा था। ठीक है ना, तो ये किसका बना होता था? तो दोस्तों इसका सही जवाब की अगर बात करते हैं, तो सही जवाब की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ये तांबे का बना होता था। किसका? तांबे का बना होता था। ठीक है, और तांबे यानी कि ये टकसाल होता था दोस्तों। टकसाल का मतलब क्या होता है कि जहां पर जो है पैसे बनता है, जैसे अभी हमारे भारत के अंदर अभी पैसा कहां का बनता है? कोलकाता में बनता है, उसके अलावा नोएडा यानी कि यूपी में बनता है, उसके अलावा यानी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर बनता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके अलावा बात करते हैं, अगला सवाल हमारे पास, जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? तो देखिए दोस्तों, जहांगीर का शासनकाल पूछा है, यानी जहांगीर कब से कब तक शासन किया, इसका सही जवाब की बात करते हैं तो 1605 से लेकर के 1627 के अंदर ये जहांगीर शासन करा था। ठीक है, और बात करते हैं दोस्तों, और बात करेंगे जी, ठीक है, ठीक है, चलिए और बात करते हैं दोस्तों अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप सब लोग को जवाब देते चलना है। क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में यानी वर्गीकृत किया गया? तो अकबर के काल में ना भूमि को कितने काल में? 4 काल में। अब 4 काल देखिए, बेसिकली जो जमीन 4 तरह का होता था। एक का नाम था क्या? पोलज। क्या नाम था दोस्तों? पोलज नाम था। क्या नाम था? पोलज नाम था। दूसरा का नाम था चरचर नाम था। ठीक है, यानी दूसरा का नाम क्या था? चरचर नहीं, परोती, परोती। ठीक है, परोती नाम था, परोती। और इसको चरचर एक है, तीसरा चरचर था। और सबसे जो है यानी बंजर भूमि, 4 भूमि था दोस्तों। चारों भूमि के अंदर सबसे पहले ये जो पोलर जो होते ना, ये बिल्कुल ये जो है ना बहुत ज्यादा उपजाऊ वाला होता था। और बाकी इससे जो है परोती की बात करेंगे, ये जो है किसानों के अंदर होता था। और बाकी चरचर जो है ना ये थोड़ा सा इससे कम होता था। और बंजर तो बिल्कुल यानी मैदान पड़ा हुआ रहता था। ठीक है, ये चारों प्रकार की भूमि हुआ करता था। ये आप लोगों को याद रखना है, ध्यान रखना है, चाहे आपके कोई सा भी पेपर हो, ये ऐसे प्रश्न आपके, ऐसे सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा दोस्तों। अब यहां पर देखिए, नवरत्न किसके दरबार में थे? नवरत्न की अगर बात करेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के दरबार में भी रहा करते थे। यानी कि विक्रमादित्य क्या है दोस्तों, यानी किसके बेटा थे? चंद्रगुप्त यानी समुद्रगुप्त के बेटे थे। ठीक है, गुप्त वंश के राजा थे। लेकिन नवरत्न की अगर बात करेंगे तो अकबर के काल में भी हुआ करते थे, जैसे अकबर, बीरबल, तानसेन। ठीक है दोस्तों, अबुल फजल। उसके अलावा बात करते हैं और भी थे, अब्दुल्ला प्याजा। ठीक है, उसके अलावा मैं वित्त मंत्री टोडरमल, ठीक है, वो भी हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, अकबर के काल में नवरत्न हुआ करता था। नवरत्न मतलब अलग अलग तरीके से उन लोगों को शासन करना था। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और बात करते हैं अगर जहां पर आ जाए कि अकबर के अलावा और किन के दरबार में रहते थे, तो वो विक्रमादित्य यानी कि समुद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, जो कि गुप्त वंश के राजा हुआ करते थे। वो भी काफी बहुत बड़ा उसका राज हुआ करता था, है ना दोस्तों। उसके अलावा बात करते 21 नंबर, रामानंद किसके शिष्य थे? तो रामानंद की अगर बात करेंगे, देखिए रामानंद के शिष्य
देखिए रामानंद के कौन कौन से, यानी रैदास, उसके अलावा कबीर, उसके अलावा धन्ना एवं पीपा। तो ये रामानंद के सारे शिष्य थे, ठीक है, रामानंद के सारे, रैदास, धन्ना एवं पीपा, कबीर, इनमें से सभी हो जाएगा। और रामानंद की अगर बात करते हैं दोस्तों, रामानंद ने क्या थे, यानी कि सूफी संत के अंदर जो है आता था, ठीक है, साधु संत के अंदर आया था, है ना। ये अपने जो धर्म को फैलाने के लिए कई तरीके से जो है इन्होंने अपने धर्म यानी यानी हिंदू धर्म को फैलाने के लिए कई तरीके से काम करा दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग, अगला सवाल यहाँ पर क्या बोलता रहा, कह रहे हैं 22 नंबर, तलवंडी में तलवंडी किसका जन्म स्थान है। तो तलवंडी की बात करेंगे तो गुरु नानक का जन्म स्थान है ना दोस्तों। और बात करते हैं यहाँ पर कबीर की जन्म स्थान कहाँ है, तो वाराणसी यानी कि यूपी में, वाराणसी यानी यूपी में। और बात करते हैं गुरु नानक की अगर बात करेंगे 14 नवंबर 1469 में हुआ था, ठीक है। और बात करते हैं इसका ना, अभी ये पाकिस्तान के अंदर ये पैदा हुआ था, कौन, गुरु नानक, ठीक है दोस्तों। रैदास, मीराबाई क्या थे, मीराबाई की अगर बात करेंगे, ये एक जो है रहस्यवादी महिला संत थी। इनको ये जो है कृष्ण को अपना पति मानती थी। इनका पति जो है कुछ ही दिनों के बाद, जो है शादी के कुछ ही दिनों के बाद मर गई थी, तो अपना पति किनको मानती थी, वो कृष्ण को मानने लगी थी, ठीक है, और कृष्ण की भक्ति भी करती थी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये सूफी संत हुआ करते थे। इनकी दरगाह की अगर बात करें अजमेर में है दोस्तों, अजमेर में है, ठीक है, अजमेर में है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, जयपुर गलत है, दिल्ली गलत है, आगरा भी गलत है ना दोस्तों। चलिए उसके अलावा बात करते हैं अगला सवाल, और इनकी जो है सिलसिला का नाम क्या है, चिश्ती सिलसिला है। क्या नाम है, चिश्ती सिलसिला। ये आपके पेपर में भी आते हैं कि इनका यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का सिलसिला क्या नाम है, तो चिश्ती सिलसिला है। काशी किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, मीराबाई का है, गुरु नानक का है, उसके अलावा वल्लभाचार्य है, उसके अलावा कबीर है। तो काशी में अभी आप लोग बताया था कबीर। देखिए दोस्तों, कबीर ना हिंदू था ना ही मुस्लिम था। ये अपना जो है कभी भी जात पात नहीं बनाता था, क्योंकि इनको जो है हमेशा ये लगता था कि हमको ऐसा बन के रहना है कि कोई ना हमें पहचाने और ना कोई हमें जो है कोई धर्म से पुकारे, क्योंकि तभी तो इनके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा है दोस्तों, तभी ने इनके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा है। और एक बोलते हैं ना कि एक इनका जो है आया था, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार का, परा रहने दो म्यान कबीरा, परा रहने दो म्यान। तो कहने का मतलब यह है कि वो कभी भी उसके बारे में जात अगर पूछते थे तो वो बोलते थे कि मुझे जो है ज्ञान के बारे में पूछो, मुझे धर्म और जात पात में मत तोलो, ठीक है दोस्तों। ये बात वो हमेशा बोला करते थे। अब यहां पर देखिए बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, तो बीजक की अगर बात करेंगे कबीर का जो है बीजक में उपदेश दिया हुआ है। ये कबीर का जो है ना सारा उपदेश दिया हुआ है, ठीक है। बात करते हैं अगला, ये कट हो जाएगा, है ना। चलिए रामानंद तो इसके क्या थे, इन्हीं रामानंद इसके तो गुरु थे, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा बात करते हैं अगला सवाल क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ह्वेनसांग किस देश का यात्री था, तो ह्वेनसांग की अगर बात करेंगे तो ये ह्वेनसांग ने चीन का यात्री था, ठीक है। और इनकी अगर बात करते हैं दोस्तों, इनकी अगर बात करते हैं ना, तो ये कहाँ के, चीन के रहने वाले थे, और ये आए थे नालंदा आए थे। नालंदा में इनका जो है दोस्तों, अभी भी अगर आप जाइएगा जहां नालंदा का खंडर है, जिसको जो जला दिया गया था, अब मैं कुछ दिन पहले गया था वहां पर, मैं देख करके आया हूं, ठीक है दोस्तों। तो ये जला गया था, वहां पर भी इनका जो है एक ये बनाया गया है, यानी कि पुस्तकालय बनाया गया है, ठीक है, किसका, ह्वेनसांग का। और ये बौद्ध धर्म को मानते थे। अब यहां पर देखिए अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तहकीक हिंद में या किसका यात्रा वृतांत है, तो तहकीक हिंद की अगर बात करेंगे अलबरूनी का है। अलबरूनी कहाँ का है, तो तजाकिस्तान का है। कहाँ का है, तजाकिस्तान का। अलबरूनी जब हमारे भारत आए थे तो यहाँ पर सारा कुछ रिसर्च कर रहे थे, कुआं, तालाब, नदी, झील, उसके अलावा जितनी भी सारी चीजें हैं, ठीक है। इब्न बतूता मोरक्को के रहने वाले थे, है ना। फैयान चीन के, अब्दुल रजाक ये भी कहां के रहने वाले थे, ये रहने वाले थे अफगानिस्तान के, ठीक है। इतनी सारी बातों को याद रखना है। और इसका किताब का नाम, इब्न बतूता का किताब का नाम क्या था, किताबुल रेला, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीजों को याद रखना है। उसके अलावा बात करते हैं अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्रा कौन था, तो मौर्य काल का प्रसिद्ध यात्री यूनानी यात्रा कौन था, यूनानी यात्री कौन थी, तो मौर्य काल में जो आए थे, कौन आए थे, मेगास्थनीज आए। और देखिए मेगास्थनीज कौन थे, सेल्यूकस निकेटर, जो कि कहां के राजा थे, यूनान के राजा थे। तो यूनान के राजा भेजा कि जाओ
भारत जाओ, भारत जाकर के देखो कि क्या क्या वहां पर क्या क्या हो रहा है। ये क्या बन करके आए थे? विदेश मंत्री। क्या बन के आए दोस्तों? विदेश मंत्री बन के आए थे। और ये जो है आकर के जब यहां पर देखा तो यहां पर भी रहने लग गया, ठीक है। और यहां पर रहने लग गया, इन्होंने अपना एक किताब भी छाप दिया। पूरे किताब में जो है मौर्यकालीन के बारे में, मौर्य के साम्राज्य के बारे में लिखना शुरू कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो मेगास्थनीज का किताब का नाम क्या था? यानी इंडिका नाम था। तो इंडिका के अंदर पूरा चीज लिख करके छोड़ दिया। और बर्नियर कौन था? फ्रांसिस बर्नियर जो है दोस्तों, यानी फ्रांस के रहने वाले थे। यहां पर हमारे भारत में आए, दार्शनिक बनकर के आए, यात्री बनकर के। इन्होंने भी अपना एक किताब लिख दिया पूरा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यहां पर हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, फटाफट से देखिएगा। 29 नंबर, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं। और चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है करके, अलबरूनी किसके साथ भारत आए थे? तो अलबरूनी, अलबरूनी देखिए, अलबरूनी कहां के रहने वाले थे दोस्तों? तो मैं अभी बताया आप लोगों को, तजाकिस्तान का रहने वाले थे। तो महमूद गजनी, महमूद गजनी देखिए, ये गजनी का शासक हुआ करता था। गजनी जो कि गजनी का शासक हुआ करता था। इन्होंने इन्हीं 107 से लेकर के 125 के अंदर तक इन्होंने शासन करा था। कहां पर? तो गजनी के अंदर करा था। लेकिन देखिए, भारत में आक्रमण जब करना शुरू किया, इन्होंने लगभग लगभग कम से कम यानी कितना बार, यानी 16 बार आक्रमण किया था। 16 बार आक्रमण किया था। और एक मंदिर था सोमनाथ मंदिर, तो सोमनाथ मंदिर के ऊपर कम से कम जो है सोना लूटने के लिए 15वां बार जो आक्रमण करा था, ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। बाकी बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। और कहा जाता है कि यहां पर हमारे भारत से इन्होंने जो है कितना सोना लूटा है? कम से कम 11 बैलगाड़ी। अब बैलगाड़ी तो आप लोग देखे होंगे, इतना बैलगाड़ी जो है इन्हीं सोना लूट करके गया हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? यहाँ पर देखिए, अकबर है, जहांगीर। तो यहाँ पर देखिए, औरंगजेब नहीं, जहांगीर के दरबार में आया था। और कैप्टन हॉकिंस जो है क्या करने के लिए आया था? फरमान लेकर के आया था अंग्रेज शासक के जाओ, भारत जाओ, वहां हम लोग व्यापार करेंगे। उनको जहांगीर को बोलो कि हम लोग जाएंगे, हम लोग वहां पर एक कंपनी लगाएंगे, व्यापारी करेंगे। तो इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने मान भी लिया और आने के लिए दिया, ठीक है, आने के लिए दिया। फिर धीरे धीरे करके सारा कुछ जो है इन लोग का लूटते गया, है ना। चलिए खैर, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, दक्कन दंगा आयोग कब गठित किया? तो दक्कन दंगा की अगर बात करेंगे दोस्तों, ये दक्कन दंगा आयोग जो गठित किया कब किया? तो यहाँ पर 1875 में। अगर 1875 की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा 31 नंबर है ना। तो दक्कन दंगा जो है महाराष्ट्र और पुणे के अंदर जो दोस्तों क्या कर दिया कि इसमें कई एक कानून लेकर के आ गया। यानी मान लिया कि उस कानून में क्या था कि लोग जो है ना, किसान काफी कर्जे में आ गया था, कर्जा दे रहा था ये अंग्रेज। जब कर्जे में आ गया तो उन लोग के जो जमीन थी, सोचा कि जमीन बेच करके हम लोग क्या करेंगे कि कर्जा मार देंगे। लेकिन ऐसा कानून लेकर के आ गया कि जमीन को बेचने के लिए दिया ही नहीं, कि जमीन बेच नहीं सकती हो। इसीलिए दोस्तों यहां पर दक्कन दंगा आयोग जो लोगों को करना पड़ा, एक जो है यानी कि गठन करना पड़ा, है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड कब बना? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड जो बना था वो 1793 में बना था। कब बना था? 1793 में बना था, ठीक है। इस कोड का मतलब यह था दोस्तों कि यहाँ के लोगों को शासन ऐसा कर लेना है कि यहाँ के लोगों को हम क्या करेंगे, यहाँ के लोगों को दोस्तों हम ना पूरा कब्जा में कर लेंगे धीरे धीरे, ठीक है दोस्तों। और जो है तरह तरह से मेरी महलबारी व्यवस्था बन गया, उसके अलावा रैयतबारी व्यवस्था बन गया इसी के, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला है, दमन इको, दामिन इको, दामिन इको की बात करेंगे, ये फारसी लफ्ज है दोस्तों। तो ये भूभाग होता है, ठीक है, फारसी लफ्ज है। ये जो है ना अकबर के काल में बोला जाता था। अकबर के इसमें तलवार नहीं होता है, उपाधि नहीं होता, नहीं ये सब नहीं होता है, ठीक है। अब दोस्तों अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, एक एक करके आप लोग को देखते चलना है। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, महलबारी राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई है? तो महलबारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, लॉर्ड वेल्सली है, या फिर ऑकलैंड है? तो इसका सही जवाब की अगर बात करेंगे, महलबारी व्यवस्था जो लागू किया गया था, ये किसके द्वारा लागू किया गया था? ये लागू किया था मार्टिन बर्ड। अब यहां तो भाई ऐसा कोई ऑप्शन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड, चलिए इसको ना 34 नंबर आप लोग के लिए मैं छोड़ देता हूं। देखिए आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में चाहता हूं, देख लीजिएगा, और बाकी मैं आप लोग को पिन कर दूंगा कमेंट में, ठीक है। चलिए अब यहां पर अगला सवाल देखिए, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? देखिए संथाल विद्रोह के नेता की अगर बात करेंगे, देखिए दोस्तों संथाल के विद्रोह के नेता कौन थे, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो सिद्धू कान्हू कौन थे? सिद्धू कान्हू थे, ठीक है। ये संथाली लोग थे दोस्तों। संथाली लोगों में ने क्या कर दिया कि संथाली लोगों के अंदर क्या कर दिया दोस्तों कि 1855 में ये हुआ था। संथाली लोगों के ने जमींदार को क्या कर दिया दोस्तों, उन लोग को एक ही संथाली लोगों का एक ही ये था
ठीक है, क्या था, नहीं खाने पीने का, कि जमीन, जमीन था। अब जमीन को भी क्या कर दिया कि वहां पर कानूनी टैक्स देना पड़ता था। इसी टैक्स से जो है बिल्कुल अंग्रेजों पर खफा हो गया और फिर उन लोगों को विद्रोह करना पड़ गया, है ना दोस्तों। चलिए अब यहां पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, फ्रांसीसी बुकानन कौन था? सैनिक था, अभियंता, अभियंता का मतलब इंजीनियर होता है, गायक यानी सिंगर, सर्वेक्षक का मतलब होता है यानी रिसर्च करने वाला। तो ये सर्वेक्षक था। उसके अलावा बात करते हैं ये ना, और भी डॉक्टर भी था, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर तो दिया नहीं, यानी चिकित्सक भी था। तो हमारा डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दार्शनिक भी था। दार्शनिक का मतलब होता है क्या, यानी यानी साइकोलॉजिस्ट, मतलब दार्शनिक का मतलब होता है साइकोलॉजर, यानी कि वो साइकोलॉजी वाला, है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की अगर बात करें दोस्तों 1600 एडी में, 1600 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। जहांगीर के काल में आया था कौन, वही कैप्टन हॉकिंस जब फरमान लेकर के आया, मान भी गया, फिर वहां पर जो है सूरत के अंदर क्या कर दिया कि एक फैक्ट्री लगा दिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए रानी लक्ष्मीबाई गोद लिए हुए पुत्र का नाम, तो रानी लक्ष्मीबाई के गोद लिए हुए पुत्र का नाम क्या था? दामोदर राव था। क्या था? दामोदर राव था। एक उसका पुत्र था जिसमें 3 महीने के अंदर उसका पुत्र मर गया था। उसका पुत्र मरने के बाद दामोदर राव को क्या करा कि वो उन्होंने गोद लिया, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो जगदीशपुर में, जो कि अभी कहां पर, भोजपुर के अंदर, जिला भोजपुर के अंदर जगदीशपुर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, अभी भी आप लोगों को मिलेगा। तो यानी किसने करा था? वीर कुंवर सिंह ने करा था, वीर कुंवर सिंह ने, ठीक है। कहा जाता कि वीर कुंवर सिंह का इतना जो है वीर था, जो क्या करा था, एक बार अंग्रेज जब उसके हाथ में गोली मार दिया तो अपना हाथ को ही काट के फेंक दिया नदी के अंदर, ठीक है, गंगा नदी के अंदर, ये कट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों उसके अलावा बात करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कहा जा रहा है 40 नंबर, ठीक है। 1857 की विद्रोह का नेतृत्व अगर पटना से अगर बात करेंगे दोस्तों, पटना के बारे में आता है, तो कौन थे? पीर अली नाम से, पीर अली नाम से वहां से शुरू करा था 1857 की क्रांति को, ठीक है। जगह जगह से जहां जहां के जो भी राजा थे वो अपने अपने स्तर से करना शुरू कर दिए थे। अब यहां पर देखिए अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, 40 नंबर। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री की अगर बात करेंगे तो पामरस्टन था। क्या था? पामरस्टन था, ठीक है। पामरस्टन बैठ बैठ के पूरे हमारे जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो बैठ बैठ के सारा न्यूज और सब कुछ देख रहे थे, ठीक है। चलिए उसके अलावा बात करते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप सब लोग को देखना है। और वहां पर बैठ बैठ करके पामरस्टन क्या कर रहे थे कि नया नया फरमान जारी कर रहे थे, नया नया जो है यानी कि रूल रेगुलेशन लेकर के आने की कोशिश कर रहे थे। अब बात करते हैं आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो आईने अकबरी की बात करेंगे दोस्तों 5 भागों में विभक्त है। यही आईने अकबरी, यही आईने अकबरी, यही आईने अकबरी जो है दोस्तों, यही आईने अकबरी के अंदर जो है पांच पांच भाग इसका विभक्त है, ठीक है ना। और हाँ चलिए अकबरनामा, अकबरनामा से ही ये बना हुआ आईने अकबरी, है ना दोस्तों। चलिए उसके अलावा बात करते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप सब लोग को देखना है, ठीक है। फटाफट से हम लोग को देखना है क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए फटाफट से आप लोग को देखना है। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? देखिए दिल्ली से दौलताबाद की अगर बात करते हैं तो वो करी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी। किसने करी थी? मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए दोस्तों बहुत सारे लोग आप ये नहीं मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बोलते हैं, पागल बादशाह, ऐसा नहीं था। देखिए ये चालाक थे काफी, क्योंकि देखिए दिल्ली की अगर बात करेंगे तो दिल्ली राजधानी थी, लेकिन दिल्ली से अच्छा जो है यानी दौलताबाद लगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली से पूरे देश के अंदर जो यानी दौलताबाद ऐसा जगह है जिसमें जो केंद्र पड़ता है, और वो सोचा कि केंद्र में अगर हम रहेंगे तो हर तरफ जो है हम एक समान नजर रख सकते हैं, तो इसलिए जो है इन्होंने बदल दिया था अपना राजधानी को, है ना। चलिए अब बात करते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल हमारे पास क्या बोल रहा है, फटाफट से आप सब लोग को देखना है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 43 नंबर। गुलबदन बेगम किसके आगर पर हुमायूंनामा लिखा? देखिए हुमायूंनामा की अगर बात करेंगे, गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन थी। कौन थी? हुमायूं की बहन थी, और अकबर की चाची थी, अकबर की फूफी थी, अकबर की फूफी, ठीक है। तो अकबर जो है ना अपने फूफी को बोला कि फूफी मेरे पापा के बारे में, मेरे अब्बा के बारे में मुझे पूरा जो है डिटेल मुझे लिख करके दीजिए, ठीक है। पूरी तरीके से उसने लिखना भी शुरू किया, जिसका नाम जो है गुलबदन बेगम ने एक यानी हुमायूंनामा लिखा। हुमायूंनामा हुमायूं के बारे में, अपने भाई के बारे में यानी अकबर को बता दिया, ठीक है, कि तुम्हारे पिता क्या थे, तुम्हारे पिता ये थे, तुम्हारे पिता वो थे, सारी बातें जो है उन्हें बता दिया। उसके अलावा बात करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप सब लोग को देखिएगा। बादशाहनामा, बादशाहनामा किसने लिखा? तो बादशाहनामा जो लिखा था अब्दुल हमीद लाहौरी, लाहौर के रहने वाले यानी पाकिस्तान के रहने वाले थे, इन्होंने लिखा था, अब्दुल हमीद लाहौरी। और फैजी की अगर बात करेंगे, ये थे अकबर के यानी नौरत्न के अंदर, अबुल फजल भी नौरत्न के अंदर थे, ठीक है जी।
अबुल फजल, जो कि अकबरनामा का लेखक, अकबरनामा लिखा है। और बात करते हैं अकबरनामा लिखा है। अब जहांगीर ने बेचारा अबुल फजल को कत्ल कर दिया। जहांगीर यानी अकबर का बेटा यानी जहांगीर को कत्ल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल है 145 नंबर। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो फतेहपुर सीकरी को अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, बाबर ने। देखिए अकबर ने इसका बेटा नहीं, मतलब बच्चा नहीं हो रहा था, पुत्र नहीं हो रहा था, तो ये ना क्या करा कि एक जो है सूफी संत थे जिसका नाम था सलीम चिश्ती। तो सलीम चिश्ती जो है उनको जो है इन्हें दुआ करा उनके लिए, अकबर के लिए, कि आपका बेटा होगा। ठीक है, तो बेटा के लिए दुआ करा। तो जैसे ही बेटा हुआ तो वो क्या करा कि अपनी राजधानी को फतेहपुर सीकरी ले आने की कोशिश करा, और ले भी गया था, लेकिन वहां पर पानी की कमी थी। पानी की कमी के कारण फिर से वो उसको क्या करा, दिल्ली जो है, सॉरी आगरा लाना पड़ा। ठीक है, तो हमारा सही जवाब की अगर बात करेंगे तो हमारा ए नंबर हो जाएगा, है ना। उसके अलावा बात करेंगे अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोला जा रहा है, कि अकबर ने किस सन में दीन इलाही चलाया था? तो अकबर ने किस सन में दीन इलाही चलाया था? अब यहां पर देखिए 1582 में चलाया था। दीन इलाही की बात करेंगे दोस्तों, हर धर्म को एक ही जो है एक समानता देना, यानी कि हर धर्म का इज्जत प्रतिष्ठा करना। तभी तो अकबर जो है क्या करा कि इतना इतना दिन तक शासन किया और अकबर जाकर के महान बना, है ना। चलिए, और ऐसा नहीं हुआ कि एक बार ऐसा हुआ कि राजा भारमल जो क्या करा कि राजा भारमल था, अपनी बेटी का विवाह जो है अकबर से करा दिया। तो ये राजा भारमल काफी चालाक था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पर अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक की अगर बात करेंगे बैरम खां। देखिए इसका पिता अकबर हिमायू जो है कुछ दिन पहले ही मर चुका था। हिमायू जो है कुछ दिन पहले ही मर चुका था। ठीक है जी, हिमायू की अगर बात करेंगे तो हिमायू 1540 में ही मर गया था, यानी कि 1540 में मर गया। तो बैरम खां उसका क्या था, इन्हीं संरक्षक था। किसका? उसका पिता का। जब देखा कि बैरम खां जो है 1540 में 40 से लेकर के 1540 से लेकर के उस टाइम कौन शासन चला था? उस टाइम अकबर तो हालांकि सौंप दिया था अकबर को अपना उसका बाप, लेकिन काम कौन करते थे? बैरम खां करते थे। फिर जाकर के 1556 में पूरी तरीके से इन्होंने अपने हाथ में बागडोर संभाल ली थी। कौन? अकबर। ठीक है, चलिए मुनीम का हिमायू नहीं था, अब्दुल लतीफ गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। कौन था दोस्तों? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर हुआ करता। कौन दोस्तों? बाबर हुआ करता था। ठीक है ना। और बाबर की अगर बात करेंगे तो कब 1526 से 1530 तक इसका शासन रहा। उसके बाद फिर आया हिमायू का शासन की अगर बात करेंगे 1530 से लेकर के 1540 के अंदर। ठीक है, उसके बाद करते हैं 1540 से लेकर के 1540 तो इसको नहीं माना जाता है क्योंकि उस टाइम इन्हीं पूरी तरीके से बैरम खां के अंदर था। 1556 से लेकर के 1605 तक जो है इन्हीं अकबर का था। फिर जहांगीर का आया। जहांगीर का 1605 से लेकर के ज्यादा नहीं था, जहांगीर का बहुत कम था, 27 तक था। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अगला सवाल। अब यहां पर अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट की अगर बात करते हैं तो ये बहादुर शाहजफर को ने क्या करा कि अंग्रेज ऐसा कर दिया, ऐसा बुरा हाल कर दिया इसका कि इसको जो है बर्मा भेज दिया गया। नहीं, अपना देश में इसको मिट्टी नहीं मिली, अपना देश को इसको दफनाने के लिए मिट्टी नहीं दिया गया, इसको बर्मा भेज दिया गया था। ठीक है दोस्तों जी, बात करते हैं अब अगला सवाल की तरफ। और ऐसा कराया गया था, कहा जाता है कि बहादुर शाहजफर को भूखा रखा गया था, और भूखा रख करके जब उसको भूख लगा था बहुत ज्यादा, तो क्या करा था कि उसके बेटे को गर्दन धर से अलग करके उसके बेटे का सर जो है उनके पास लिया गया। ला करके उनको बोला कि लो खाओ, ये तुम्हारा खाना है। जैसे ही वो खोला ये इसको, तो देखा कि मेरा बेटा का सर है। इस तरीके से इसका बुरा हाल किया था। और यानी क्या किया था दोस्तों? बुरा हाल किया था अंग्रेज लोग। ठीक है, हाँ, अब यहां पर देखिए अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? तो अकबर के समकालीन इतिहासकार बदायूनी कहां पर है? तो दोस्तों यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर है दोस्तों। तो अकबर के समकालीन यानी कि अकबर के काल का ही बदायूनी कौन थे? यानी इतिहासकार थे। बाकी ये सारे नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप सब लोगों को देखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से हड़प्पा सभ्यता नगर नहीं है। तो हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है, तो देखिए यहाँ पर विजयनगर की अगर बात करेंगे, यह कहां पर मिलेगा? कर्नाटक के अंदर है, लेकिन लोथल जो है ना गुजरात के अंदर है। बाकी मोहनजोदड़ो तो सबसे बड़ा विशेषता और सबसे बड़ा विशाल स्नानागार, उसके अलावा मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा जो है यहाँ का विशाल विशेषता देखने को मिलता है। कालीबंगन भी हड़प्पा सभ्यता के अंदर आता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला दोस्तों। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि
विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब करी थी? देखिए विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करके जो है इन्होंने उत्खनन करने का, यानी कि एक सोसाइटी की स्थापना करी और बोला कि नहीं हम पूरे भारत का क्या करेंगे कि खुदाई करेंगे, जहां जहां जो भी सामान, क्योंकि उस टाइम राजा महाराजा का टाइम था, कोई किसको पता नहीं था कि कहाँ क्या मिलने वाला है, इसीलिए इस सोसाइटी का स्थापना करा। तो 1784 ईस्वी में करा, कहां पर? कोलकाता के अंदर फोर्ट विलियम के अंदर करा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में करी थी? तो यहाँ पर सही जवाब की अगर बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो 1921 में करी थी और मोहनजोदड़ो की 1922 में करी थी। ठीक है, आर.डी. बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज करी थी। ठीक है, बस ये शॉर्टकट तरीके से मैं बताते चल रहा हूँ, थोड़ा सा तेजी में भी कर रहा हूँ, आप लोग फटाफट से याद कर लीजिएगा। धौलीवीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलीवीरा की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ये कहाँ है? धौलीवीरा जो है ना गुजरात के अंदर स्थित है। कहाँ है दोस्तों? गुजरात के अंदर। हरियाणा के अंदर बनावली स्थित है। ठीक है, हरियाणा के अंदर बनावली स्थित है। उत्तर प्रदेश के अंदर तो आलमगीरपुर है। ठीक है, और पंजाब के अंदर क्या है दोस्तों? अगर आप लोग पता है तो आप लोग बता दीजिएगा। गुजरात तो कहां पर है? लोथल गुजरात में स्थित है। बात करते हैं 55 नंबर, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो ने वह सिंधी भाषा का शब्द है। किसका भाषा का? मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। ये सारे गलत हो जाएंगे। उसके अलावा बात करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार, यानी कि स्नानागार जो हुआ करता था वो खास पर्व के अंदर जो है दोस्तों उसके अंदर नहाया करता था। विशाल स्नानागार में पानी हुआ करता था। देखिए चढ़ने के लिए रास्ता होता था, उतरने के लिए भी रास्ता होता था। ठीक है, वही जो है सबसे बड़ा जो विशेषता था विशाल स्नानागार, अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, पुरातत्व के अंदर मिला था, तो हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो के अंदर मिला था। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं इसके बारे में, अगर डिटेल से हम लोग पढ़ लिए हैं, कई बार पढ़े हैं, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो मैं आप लोग एक बार फिर से पढ़ा दूंगा, बस समझा दूंगा, बता दूंगा। उसके बाद बात करते हैं अगला सवाल, यानी पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? तो पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य जो है ना पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी अभिलेख से हमको पता चलता है, मौर्य काल के बारे में पता चलता है, गुप्त काल के बारे में, अशोक के काल के बारे में पता चलता है, और अशोक के काल का सबसे ज्यादा जो है मिनी अभिलेख पाया गया। ठीक है दोस्तों, अभिलेख। और बात करते हैं अभिलेख, अगर बात करें सबसे ज्यादा यानी ब्राह्मी लिपि पाया गया था, जिसमें जेम्स प्रिंसेप नाम से 1774 ईस्वी में इसको सबसे ज्यादा पढ़ा गया था दोस्तों, समझा गया था। उसके अलावा बात करते हैं लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल की बात करी जा रही है, तो लोथल जो है ना वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और लोथल कहां पर? गुजरात के अंदर स्थित है। ठीक है, व्यास नदी, रावी जो है यानी सिंधु जो है, सिंधु सभ्यता जो है क्या था? रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। और हड़प्पा मोहनजोदड़ो के किनारे, सॉरी मैं भी क्या बोल रहा भाई, मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, त्रिपिटक किसका साहित्य है? त्रिपिटक की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म का साहित्य है। ठीक है, बौद्ध धर्म का साहित्य है। त्रिपिटक में 3 पिटक आता है, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और एक आता है सुत्त पिटक। ठीक है, तीनों पिटक में एक में है महात्मा बुद्ध के बारे में, जीवनी के बारे में लिखा हुआ है, और महात्मा गांधी के उपदेश के बारे में, और तीसरा महात्मा गांधी के यानी क्या है कि उसके कैसे कैसे क्या क्या सारी चीजें हैं, कैसे जिंदगी गुजारी थी, ये सारे बारे में लिखा हुआ है। बात करते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? राज तरंगिणी के लेखक की अगर बात करें कलहन, और कलहन लेखक है। विशाख दत्त की अगर बात करेंगे दोस्तों, इसका किताब का नाम क्या है आप लोग बताइए। कौटिल्य चाणक्य का किताब का नाम क्या है? तो अर्थशास्त्र, जो कि मौर्य प्रशासन के बारे में पूरा जानकारी मिलती है। पाणिनि क्या लिखा और विशाख दत्त का किताब के बारे में फटाफट से आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नहीं तो आप लोग गूगल करके मुझे जरूर बता दीजिएगा, गूगल करके मुझे बताइएगा कि सर गूगल में ये हमको देखने को मिला, क्योंकि आप लोग को कम से कम रिसर्च करने का तो आदत तो पड़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर ने किससे पराजित किया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किससे पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है दोस्तों, और पानीपत की युद्ध जो हुई थी 1526 ईस्वी में हुई थी, 1526 ईस्वी में हुई थी। और ये कहां पर हुई थी? तो दोस्तों आप लोगों को पता है 1526 के अंदर हुई थी ये पानीपत का युद्ध, कहां पर? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, उसके अलावा बात करते हैं दोस्तों अगला सवाल। अब यहां पर देखिए अगला सवाल 62 नंबर क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक, तो अकबर के दरबार के प्रख्यात गायक जो थे वो तानसेन थे। कौन थे? तानसेन थे। सलीम चिश्ती अकबर के कौन थे? या अकबर के जो है ना यानी
अकबर के समकालीन थे, लेकिन सलीम चिश्ती सूफी संत थे। ये भी गलत हो जाएगा। कबीर, तो कबीर के बारे में तो आप लोग को बताया था। कबीर का जन्म कहां पर हुआ था, यानी वाराणसी यूपी के अंदर हुआ था। ठीक है, वाराणसी यूपी के अंदर, और ना ही ये मुस्लिम थे ना और हिंदू थे। ठीक है, इसका धर्म के बारे में अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया। ठीक है, ताजमहल किस नदी के किनारे, तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, यमुना नदी के किनारे, जो कि दिल्ली के अंदर आपको देखने को सॉरी, दिल्ली और यमुना नदी दिल्ली के अंदर मिलता है, और ये बहते बहते आगरा तक चलता है। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सुलूहे कुल की नीति क्या थी। तो सुलूहे कुल की नीति क्या थी दोस्तों, ये एक नीति हुआ करती थी जिसमें सभी, ये प्रशासन व्यवस्था था कि नहीं, सभी लोगों को बराबरी का हक देना है, सभी लोगों को सुलह से चलना है। ऐसा नहीं कि ऐसा हो जाए कि सब लोग में यानी झड़प हो जाए, झगड़ हो जाए, या फिर झगड़ा होने लग जाए। ठीक है, एक नीति हुआ करता था, एक कानून हुआ करता है, उस कानून का ही नाम सुलह कुल नीति, तो अकबर के काल में हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, अकबर के काल में, है ना। बाकी अगला सवाल को देखते हैं, है ना, अगला सवाल को देखते हैं। दीन इलाही और सुलह कुल लगभग लगभग बातें जो है, इसमें कुछ ही चीजें हैं जो डिफरेंट है, लगभग लगभग सेम ही चीज देखने को मिलेगा। किस मुगल शासक में हिंदुओं पर यानी जजिया कर हटा दिया था, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया की अगर बात करेंगे, एक टैक्स हुआ करता था। ठीक है, टैक्स हुआ करता था जिसमें जो है ना, यानी लिया करता था हिंदुओं से, तो अकबर ने इसको हटा दिया। तो इससे काफी जो है हिंदुओं को, यानी हिंदुओं को आकर्षित कर दिया अपने तरफ, कौन, अकबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगला हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। तो रूस में जो है ना, भारत का विद्या जो है, यानी जनक माना गया। ठीक है, रूस में, तो किसको, जीएस लिबिदेव को। जीएस लिबिदेव जो है गया, भारत के बारे में वहां पर पूरी तरीके से बताया। ठीक है दोस्तों, तब इसीलिए रूस में भी भारत विद्या का जनक जो है, यहाँ पर जीएस लिबिदेव को माना गया। बाकी अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर के स्थल घोषित किया। देखिए, बात करते हैं जो है, विश्व धरोहर एक क्या है, एक विभाग है जिसमें अगर मान लिया कि कोई भी पुराना चीज जिसको बोला जाए, जब तक यूनेस्को नहीं बोलेगा कि ये जो है विश्व धरोहर की अगर बात करेंगे, जैसे 7वां अजूबा हमारा है, तो उसी तरह विश्व धरोहर है दोस्तों। तो ये कब जो है इसको विश्व धरोहर घोषित किया, यानी अजूबा घोषित किया, तो 1986 में घोषित किया दोस्तों। अब बात करते हैं अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है, फटाफट से देखना है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था। कृष्णदेव राय था। विजयनगर की स्थापना किसने करी थी, तो कृष्णदेव राय ने हरिहर बुक्का ने करी थी। किसने करी थी, हरिहर बुक्का ने करी थी, जो 1336 ईस्वी के अंदर करा था। ठीक है, और अभी आपको विजयनगर कहां पर मिलेगा, कर्नाटक के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, हम्पी किस राज्य से संबंधित है। तो हम्पी जो है किस राज्य से संबंधित है, मौर्य से, बहमनी से, गुप्त से। तो हम्पी की अगर बात करेंगे तो ये विजयनगर से है। ठीक है, विजयनगर से है। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, आप लोग को पता है, यानी अलाउद्दीन बहमनी ने करी थी। ठीक है, बहमनी, है ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने करी थी। बस ये इतना ध्यान रखना है। उसके अलावा बात करते हैं अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या। देखिए, वैसे भी बात करते हैं महाजन पदों की, अगर बात करेंगे तो 16 महाजन पद हुआ करता था हमारे भारत के अंदर। ठीक है, और हमारे भारत के अंदर, और सबसे शक्तिशाली जो थी ना, मगध थी। कौन थी, मगध। और मगध को ना दोस्तों यूपी से लेकर के बिहार तक फैला हुआ था। ठीक है ना। और अभी पटना का नाम पहले मगध हुआ करता था। ठीक है, सबसे पहले प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा पड़ा, उसके बाद पाटलिपुत्रा के बाद फिर मगध पड़ा, मगध के बाद फिर ऐसे ऐसे करके आजिमाबाद पड़ा, फिर एक बार फिर आजिमाबाद पढ़ने के बाद फिर पटना पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध धर्म का, यानी जैसे त्रिपिटक है ना, तो त्रिपिटक में से एक जो इसका हिस्सा है अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म का ये पवित्र ग्रंथ है दोस्तों। उसके अलावा बात करते हैं, अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने करी। तो मगध साम्राज्य की स्थापना की अगर बात करते हैं तो हमारा ये बिंबिसार हो जाएगा। और बिंबिसार की अगर बात करेंगे, ये कौन थे, हर्यक वंश के राजा थे। क्या थे, हर्यक वंश के राजा थे दोस्तों, हर्यक वंश के राजा थे। ठीक है ना, बिंबिसार। और बात करते हैं, यानी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने करी, तो उदयन ने करी थी। किसने, उदयन ने करी थी। ठीक है, उदयन की अगर बात करेंगे तो ये गंगा, पुनपुन और सोन नदी के जो है संगम पर जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी थी, पाटलिपुत्र नगर। ठीक है दोस्तों। हाँ, अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, भाई पाटलिपुत्र भी मैं देखा हूं, मैं पाटलिपुत्र उस दिन गया था ट्रेन स्टेशन, वहां से मैं आया था पटना से, है ना। तो ये सारी चीजें मैं आप लोग को बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों अगला सवाल क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल देखिए, ये क्या कर रहा था, धनानंद
धनानंद को हरा दिया था। ठीक है, जब एक बार ने चंद्रगुप्त मौर्य जो है नंद वंश के जो यहाँ पर गया था, दरबार में गया था, तो इनकी बेइज्जती कर दी गई थी। तो इसलिए ये बदला लेने के लिए जो कौटिल्य चाणक्य थे, कौटिल्य चाणक्य इनके दरबार में आया था, दरबार में रहता था कौन, किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो बदला लेने के लिए इन्होंने उनको हरा दिया, यानी धनानंद को हरा करके इन अपने शासन को स्थापित किया था। कब किया था, तो 1923 से लेकर के 1998 के अंदर इन्होंने शासन करा। ठीक है, और ये मौर्य वंश का संस्थापक भी माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा नहीं क्या थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर बात करते हैं, यानी कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, सॉरी, कौन थे दोस्तों, समुद्र क्या था, बिंदुसार। बिंदुसार जो कि अशोक के पिता थे, है ना। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की, तो विक्रमादित्य। देखिए चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त की बात नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय फिर क्या थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर बात करेंगे, इसका नाम विक्रमादित्य था। समुद्रगुप्त का बेटा था, किसका था, समुद्रगुप्त, यानी समुद्रगुप्त, गुप्त वंश का राजा था ये, कौन, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो विक्रमादित्य था, विक्रमादित्य का बहुत बड़ा जो है शासन था। ठीक है दोस्तों, प्रभावती गुप्त की अगर बात करें, गुप्त का जो है गुप्त का गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटी थी। ठीक है, और इसके काल में ही जो है भूमिदान का उल्लेख मिलता है। भूमिदान का उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मणों को भूमिदान दे दिया जाता था और उनसे टैक्स वगैरह नहीं लिया जाता था। इससे जो है गुप्त वंश बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, लेकिन गुप्त वंश का पतन भी हो गया। इसलिए पतन होने का कारण ही वही था कि इन लोगों का थोड़ा लापरवाही बहुत ज्यादा थी, है ना। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं। और समुद्रगुप्त जब था तो बहुत बड़ा था, उसके काल को तो सुनहरा काल माना गया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला सवाल। स्कंदगुप्त आया। स्कंदगुप्त आने के बाद, जैसे कि पहले आया समुद्रगुप्त, गुप्त वंश का संस्थापक, और चंद्रगुप्त मौर्य आया। ठीक है, नहीं, उपगुप्त मेरे ख्याल से, हाँ, समुद्रगुप्त ही है। ठीक है, बाकी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका विक्रमादित्य, और स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के काल में ही जो है ये कमजोर पड़ने लग गया था गुप्त शासक। उसके बाद बात करते हैं अगला सवाल, हमारे पास क्या बोल रहा है, अशोक किस वंश का शासक था। तो अशोक किस वंश का शासक था, तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। ये हमारा सही हो जाएगा। नंदवंश ना 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 ना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि अशोक के दादा और बिंदुसार के पिता। ठीक है दोस्तों, चलिए, और महेंद्र तो अशोक के बेटा था। महेंद्र कौन था, अशोक का बेटा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों। अगला सवाल, और महेंद्र क्या, महेंद्र को श्रीलंका भेज दिया गया था, यानी बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए। अब यहाँ देखिए अगला सवाल क्या बोला जा रहा है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो महाभारत की रचना की अगर बात करते हैं तो संस्कृत भाषा में हुई थी। ठीक है, और बाकी ये सारे गलत हो जाएंगे, है ना। चलिए दोस्तों, महाभारत को जो है महाकाव्य भी माना गया है। महाभारत की अगर बात करेंगे तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया था। ठीक है जी, जिसमें जो है पांडवों की जो है क्या हुई थी, पांडवों की क्या हुई थी दोस्तों, जीत हुई थी, और कौरवों की हार हुई थी। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या कितनी, 18 है। टोटल कितनी है, 18 है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आश्रम व्यवस्था में कितने आश्रमों का उल्लेख है। तो 4 आश्रमों का उल्लेख है। देखिए, एक में रहता था छात्र रहता था। ठीक है, एक में क्या रहता था दोस्तों, छात्र रहता था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें ब्रह्मचर्य बोलते हैं। उसके अलावा गृहस्थ, जहां पर किसान रहा करते थे। उसके अलावा वनप्रस्थ, उसके अलावा सन्यासी लोग रहा करते थे। ठीक है, 4 जो है यानी क्या हुआ करते थे, 4 जो है आश्रम हुआ करते थे। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि अश्व यज्ञ का आयोजन क्यों हुआ था। तो अश्वमेघ का आयोजन कब हुआ था, यानी क्यों किया जाता था। देखिए, अश्वमेघ का मतलब होता है घोड़ा का दौड़। ठीक है, तो देखिए शाही संप्रभुता के लिए, व्यापार के लिए, यानी दोनों के लिए, तो दोनों के लिए करते थे। यानी कि क्या करता था, पहले की अगर बात करेंगे, राजा और एक जो है ना, राजा नहीं, एक जो है ना यानी लड़ा नहीं भाई, अपनी सेना को इसमें छोड़ देता था, घोड़ा को। और घोड़ा जहां तक दौड़ता था, अगर मान लिए घोड़ा को जो है जहां तक 1 साल के लिए छोड़ दिया जाता, जहां तक जाता था, अगर मान लिए जो छूता था, घोड़ा को छूता था, तो उससे जो है ना युद्ध करना पड़ता था, उसको जीतना पड़ता था। अगर मान लिए जो नहीं छुआ, तो इसका मतलब कि उसके अंदर उसको क्या करा कि उसके अंदर ले लिया और उसको जो है शासन मानने लगा। और जब देखा कि युद्ध जीत लेता था, तो युद्ध जीतने के बाद जो है अश्वमेघ यज्ञ करते थे। ठीक है, चलिए, और उसमें जो बलि दिया करता था, बलिदान दिया करता था, और घोड़ा को जो है शाबाशी के लिए बहुत सारी चीजें किया जाता था। अब देखिए, बहादुर शाह जफर किस देश से निकाल यानी को
देश से निकालकर कहां भेजा था? भाई अपना देश से निकाल करके रंगून, जो अभी रंगून का नाम क्या रखा गया है? बर्मा रखा गया है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, गवर्नर जनरल था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला सवाल। व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो व्यापगत के सिद्धांत का संबंध की अगर बात करते हैं तो ये कौन हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ठीक है ना, लॉर्ड, व्यापगत का सिद्धांत, व्यापगत का सिद्धांत का मतलब क्या होता है दोस्तों? यानी कि धीरे धीरे करके अपने जो है शासन जो है अपने हाथों में लेना, इसे जो है नहीं व्यापगत का सिद्धांत धीरे धीरे लेकर के आ गया कि नहीं अब जो है हम लोगों को अपना जो है हम लोगों को चाहिए अब। ठीक है, क्योंकि पहले जो है क्या करता था कि राजा को, अब मान ले जहां जिसका राजा शासन हुआ करता था उसको बोलते थे कि चलो तुम यही करो लेकिन हमको टैक्स दो, लेकिन धीरे धीरे अपने शासन लेने लग गया। ठीक है, हाथों में। अब देखिए 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुआ था? तो 10 मई 1857 को आरंभ हो गया था, और ये सबसे पहले किसने? मंगल पांडे ने शुरू करा था। देखिए क्या हुआ था, एक बार की कहानी की बात करते हैं। मंगल पांडे क्या हुआ कि वैसे भी हिंदू और मुस्लिम की तो मतलब ये था कि अब मान लिया अंग्रेज फौज के सामने में हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, लेकिन क्या कहा, हिंदू और मुस्लिम के अंदर क्या हो गया, वहां पर थोड़ा सा बहस हो गई। बोला कि नहीं, ये इस जो है ना एक को दांत से छीड़ करके उसके बाद जो है बम को यानी गन के अंदर उसको भरना पड़ता था। जब देखा कि नहीं, अरे यार ये तो हम लोग मुस्लिम हैं, हम लोग जो उसमें ना सुअर और गाय का चर्बी जो मिलाता था, तो उसमें देख लिया कि भाई सुअर का चर्बी मुस्लिम जो है टच नहीं करेगा ये मुंह से, और उसके बाद क्या करता था कि हिंदू बोला कि भाई गाय का चर्बी है, इसमें हम लोग नहीं टच करेंगे। तो मतलब सब लोग क्या करने लगे कि आपस में मतलब बहुत ज्यादा फैलाने लगे। अंग्रेज को इससे खफा हो गया, अंग्रेज क्या किया कि सब लोगों को जो है नहीं मारने पीटने डांटने लगे। लेकिन मंगल पांडे क्या हुआ कि एक अंग्रेज अधिकारी को उन्होंने मार दिया। ठीक है, गन से मार दिया, और इसीलिए उसको भी जो है बाद में जाकर के फांसी वगैरह दे दिया गया था, और 1857 की विद्रोह शुरू हो गई। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहां पर देखिए अगला सवाल। देखिए अगला सवाल हमारे पास क्या बोला है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया की अगर बात करेंगे तो 1900 बोल रहे हैं, यानी मुंबई में हुई थी, और इसकी स्थापना हुई थी 1911 में हुई थी, है ना। और गेटवे यहाँ पे क्वेश्चन नीचे है, ठीक है, 1911 में हुई थी। अब बात करते हैं अगला, अब इंडिया गेट का निर्माण, इंडिया गेट का निर्माण की अगर बात करेंगे तो 1931 में हुई थी, और इंडिया गेट का निर्माण कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ठीक है, और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में आपको देखने को मिलेगा, हम, है ना। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो करा था वो कौन प्रथम, अलीजाबाद प्रथम, कौन रानी आने वाली थी उसी के स्वागत में करी थी दोस्तों, दिल्ली दरबार लगा था वहां पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत की अगर बात करें 1853 में हुई थी, और मुंबई और थाने के बीच टोटल 53 किलोमीटर चली थी। कितने किलोमीटर? 53 किलोमीटर चली थी। क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? देखिए वास्को डी गामा की बात करेंगे तो ये क्या थे, यानी ये कहाँ के थे? यहाँ के पुर्तगाल के रहने वाले थे। 21 मई 1498 में इन्होंने भारत में कदम रखा था। ठीक है, और ये क्या थे? नाविक थे। क्या थे? नाव चलाने वाले थे। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, भाई ये आया था क्यों? हमारे देश को लूटने के लिए आया था। हाँ सही बात, लूटा तो था मेरे देश को इन लोग ने पहले, डच ने ही। ठीक है, अगर बात करते दोस्तों यहाँ पर 89 नंबर, ब्रिटिश शासन काल में भारत ने धन प्रस्तावों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ब्रिटिश शासन काल में भारत ने धन प्रवास का सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि यानी दादा भाई नौरोजी ने जब अंग्रेजों का चाल समझ लिया कि नहीं इन लोग क्या कर रहा है कि हमारे देश से धन को जो है ले करके अपने देश जा रहा है, तो धन प्रवास कर रहा है, यानी कि हमारा देश से धन को लेकर के अपने देश लेकर जा रहा है, यानी कि हमारे देश को लूट रहा है, तो उन्होंने दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादन दिया था, इसीलिए। ठीक है, सही जवाब की बात करेंगे तो बी नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला सवाल देखेंगे 90 नंबर, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह को 23 मार्च 1931 में दी गई थी। अब बात करते हैं क्यों दी गई थी। देखिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, 3 आदमी थे। तीनों आदमी ने एक बार जो अंग्रेज क्या करा था कि एक सभा रखा था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो है ना बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे, और इन लोग क्या थे कि जवान थे, और इन लोग लड़ने के लिए काफी उतावला थे। नहीं, हम लोग अपना देश है, अपना घर,
घर वाले का घर नहीं मकरे का घर हो जाता है। तो इसीलिए इन लोग क्या किया कि देखो अंग्रेज को तो हम लोग को डराना है चाहे कैसे भी हो। तो क्या करा उन्होंने, जब सभा हुआ तो वहां पर एक परमाणु बम लेकर के चले गया जिसमें आंसू गैस था, उसमें कोई लोग मरता नहीं, ठीक है। उस सभा में हमारे देश के लोग भी थे और अंग्रेज भी थे, अंग्रेज अधिकारी भी थे। अंग्रेज अधिकारी को डरने के लिए और हमारे देश के लोगों को जागरूक करने के लिए वो बम फेंका। बम फेंका तो क्या करा कि बम फेंकने के बाद में उनको उन लोगों को पता चल गया कि ये लोग बम फेंका मारने के लिए हम लोगों को, अंग्रेज को, ठीक है। अंग्रेज को पता चल गया तो अंग्रेज क्या गिरफ्तार कर लिया और उन लोग भागा नहीं। हो सकता तो भाग जाता तो पता भी नहीं चलता उन लोग को, लेकिन भागा नहीं। क्यों? क्योंकि उन लोग चाहता था, ये लोग चाहता था कि हमारे देश के लोग जागरूक हो, हमारे देश को आजाद दिलाने में, चाहे हम लोग की जान क्यों ना चली जाए। अब यहां पर देखिए अगला सवाल हमारे पास क्या है, चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था? चौरा चौरी कांड जो हुआ था 4 फरवरी 1922 में हुआ था। चौरा चौरी कांड में जो दोस्तों 22 जो है पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी, यानी अंग्रेज पुलिस की। देखिए यहां पर एक जो है ना जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तो उसके जो विरोध में, उसके विरोध में जो है ना चौरा चौरी कांड में एक जो है क्या कहता, उसके विरोध में जो है ना एक प्रोटेस्ट चल रहा था, ठीक है। उस प्रोटेस्ट में क्या हुआ था, अंग्रेज सिपाही के और हमारे देश के लोगों के यानी मुठभेड़ हो गई थी। मुठभेड़ हो गई थी जिसमें जो है अंग्रेज गोली चलाने लगी, और गोली चलाने लग गई ना तो हमारे देश के लोग क्या करा कि पूरा पुलिस चौकी को ही आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिस की मौत हो गई थी। इसी के कारण जो है दोस्तों हुआ था जलियांवाला चौरा चौरी कांड। अब यहां पर देखिए शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेरे पंजाब की अगर बात करेंगे दोस्तों यानी बाल गंगाधर तिलक को या फिर लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब की अगर बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक को शेरे पंजाब कहा गया। किसको? बाल गंगाधर तिलक को शेरे पंजाब कहा गया, बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। हाँ तो शेरे पंजाब बाल गंगाधर तिलक को, लाला लाजपत राय को, हाँ बाल गंगाधर तिलक को। और ये लोग क्या थे? गरम दल के नेता थे। कौन? बाल पाल नहीं यानी लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, ये लोग चाहते थे कि हम लोग को जितना जल्दी हो हम लोग को यानी आजादी चाहिए, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी के यानी महात्मा गांधी के गुरु थे और ये नरम दल के नेता थे। ये लोग सत्य और अहिंसा में के पुजारी थे और ये लोग क्या थे कि हमारा देश हमको आजादी चाहिए तो चाहिए, चाहे जैसे भी हो, ठीक है। चलिए खैर अब आप बात करते हैं अगला सवाल। दादा भाई नौरोजी भी कौन थे? यानी नरम दल के नेता थे, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए नरम दल में मतलब नरमी के साथ हम लोग को आजादी लेना है, और ये लोग गरम थे कि नहीं हम लोग को लड़के लेना है ना। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन की अगर बात करें 1928 में आया था, ठीक है। जब हमारे देश के अंदर जो है बहुत अफरा तफरी था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके अलावा जो 4 फरवरी 22 मार्च में जब चौरा चौरी कांड हुआ, तो उस वक्त उन्हें हमारे देश में काफी जो है गड़बड़ी हो गई थी। तो उस वक्त जो है साइमन कमीशन एक मीटिंग लेकर के आया कि नहीं हम लोग जाएंगे और पूरे भारत को मुआवजा करेंगे, देखेंगे कि कहाँ लोगों को क्या क्या परेशानी है, सबको परेशानी को हम लोग सुलझाएंगे। लेकिन उसमें एक भी भारतीय को नहीं लिया, भारतीय को साथ में नहीं लिया। तो भारतीय लोगों को और भी आक्रोश कि भाई हम लोग का देश है, हम लोग का यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो हम लोग को नहीं लेगा, अपने से खुद क्या करेगा नहीं करेगा, कहां क्या करेगा। तो और भी उन लोगों को बोलेगा गो बैक, साइमन गो बैक का नारा दे दिया कि तुम लोग भागो, हम लोग को जरूरत नहीं है तुम लोग की, तुम लोग जो है आकर के और भी हम लोग का पता नहीं क्या क्या करने वाले हो, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो ये सविनय आज्ञा आंदोलन। सविनय आज्ञा आंदोलन दांडी कहां पर है? तो दांडी जो है आपको गुजरात को देखने को मिलेगा, यानी कि 1931 में 1931 में जो है ये शुरू हुआ था सविनय आज्ञा आंदोलन। और बात करते हैं अगला सवाल, गांधी का जो है पहला अगर बात करते हैं अगर ये था तो वो चंपारण सत्याग्रह था जो कि 1917 में। गांधी किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात के अंदर स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन शुरू हुआ था। महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन जो शुरू हुआ था वो चंपारण 1917 के अंदर हुआ था। नमक कानून यहां पर तोड़ के गया था, ठीक है, नमक कानून तोड़ के गया था, है ना। और यहीं पर जब आया था तो महात्मा गांधी को मारने की साजिश में जो है एक बत्तख मियां नाम से एक आदमी थे जो कि आम शख्स थे, वो चंपारण के रहने वाले थे, उन्होंने ही बचाया था उनको, महात्मा गांधी को। अब यहाँ पर 1922 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1931 के अंदर क्या हुआ था? सविनय आज्ञा आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन की अगर बात करेंगे तो 1920 के अंदर हुआ था। खिलाफत आंदोलन की अगर बात करेंगे तो खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन तो 20 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन हुआ था, अच्छा आप लोग किसी को पता है तो कमेंट। खिलाफत आंदोलन शायद 1919 में नहीं है, किस में हुआ था?
चलिए थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ इसके बारे में, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट कर लीजिएगा या फिर गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा, एक बार मुझे भी बता दीजिएगा, है ना। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट 1919 में। रॉलेट एक्ट की अगर बात करेंगे तो लोगों को यहाँ पर ना अंधाधुंध गोली चला दी गई थी। देखिए एक कानून था जिसमें जो है ना जो भी प्रोटेस्ट करता था उन लोगों को जो है ना अंग्रेज क्या करता था कि पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता था। तो इसी को तोड़ने के लिए क्या करा कि इसी को तोड़ने के लिए लोग जो है ना मान किया कि नहीं भाई हम लोग को क्यों ऐसा करोगे अंग्रेज से, तो क्या करा कि एक जो है रॉलेट एक्ट काला कानून लेकर के आया था, ठीक है, कि जो भी कुछ करेगा तो हम लोग ये जेल में डाल देंगे। लेकिन इसी का विरोध करने के लिए जब अंग्रेज से मांग किया, बोला कि ठीक है हम लोग सुनेंगे, लेकिन इनको नहीं मानने वाला था इन कानून को। जब नहीं माना तो अंग्रेज ने अंधाधुंध गोली चला दिया। अमृतसर में बहुत सारा लोग वहां पर मर गया था, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड इसको बोला गया था। तो 13 अप्रैल 1919 के अंदर हुआ था दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगला सवाल, बंगाल की विभाजन की घोषणा। देखिए बंगाल की विभाजन की घोषणा की अगर बात करते हैं ना तो 1905 के अंदर हुआ था। देखिए हमारा भारत तो अभी बहुत बड़ा रहता, ठीक है, जैसे बंगाल जो है ना एक पूर्वी बंगाल एक पश्चिमी बंगाल, यानी अभी पूर्वी बंगाल अभी जो है बांग्लादेश बन गया है, ठीक है, वही वही बांग्लादेश की बात करी जा रही थी, उसी का विभाजन जो है उन लोग 1905 में ही कर दिया था, ठीक है, क्योंकि वहां पर यानी पूर्वी बंगाल में बहुत सारे लोग क्या थे, मुस्लिम थे, और उन लोग क्या कर रहा था, मुस्लिम और हिंदू में जो है बहुत ये अटूट जो बंधन था उन लोगों को तोड़ना चाहता था। और ऐसा हमारे देश के लोग जो मुस्लिम और हिंदू क्या कर रहे थे कि उस दिन जो है ना राखी बंधन मनाया था हिंदू और मुस्लिम मिल करके, ठीक है, लेकिन फिर भी तोड़ दिया भाई। चलिए सब्जेक्टिव देखिए, झूम की खेती क्या है, इसको आप लोग सर्च कर लीजिएगा। संथाल विद्रोह आरंभ कब हुआ, इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता सिद्दीक कानू थे। झूम की खेती को किसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ये भी आप लोग सर्च कर लीजिए। झूम की खेती होती है ना, ये एक बहुत बड़ा खेती होती है, जैसे इसमें बांस वगैरह वगैरह मतलब सारे चीजों को जला करके इसको खत्म कर देता है, और ये झूम की खेती 1 साल के बाद ही होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए तांत्या टोपे कौन था, इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। उसके अलावा क्या कि इतिहास का नेपोलियन से समुद्रगुप्त की तुलना कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगला, यहाँ पर बौद्ध एवं जैन धर्म की 2 समान विशेषताएं बताएं, समानताएं बताएं। आईने अकबरी से आप क्या जानते हैं? उसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए, काफी आसान सा सवाल था, ठीक है। उसके अलावा बात करें विशाल अन्नागर की टिप्पणी करें। उसके अलावा बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में शवों और दाह संस्कार कितने हैं, ये सारे आप लोग को लिखना है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और अभी तक वीडियो को लाइक करके शेयर नहीं की तो कर दीजिएगा दोस्तों। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है। और देखिए अगर आप लोग नोट्स पीडीएफ वगैरह अगर लेना चाहते हैं तो फ्री में, तो 1 मिनट नंबर में आप लोग को टाइप कर देता हूं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर भी आप लोग क्या करिएगा कि टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा। 7903288689 पर मुझे मैसेज कॉल कर दीजिएगा, इसमें आप लोग को मैं ज्वाइन करके दे दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।